हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम लोग चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी यूनिट्स को कवर अप कर चुके हैं और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपकी सारी 10 यूनिट्स को कवर अप किया गया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इस पर्टिकुलर यूनिट में क्या क्या सिलेबस में है। ऑल राइट, सो सिंस यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स कवर अप हो रहे हैं, आपका बिजनेस मैनेजमेंट एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कवर अप हैं। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपका हो गया बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट, बाकी का जो बचा हुआ है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर अप हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे टॉपिक्स को एक साथ कंबाइन करके वीडियो बना दूं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि हमें एक सेपरेट प्लेलिस्ट सेपरेट वीडियो चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो मैं उसको अवेलेबल करवा दूंगी। फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे जो हाईलाइटेड पोर्शन है आपका बिजनेस मैनेजमेंट वाला उस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, जो भी आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफिकली ऐसा हो सकता है कि 14 प्रिंसिपल किसने दिए हैं। सो हेनरी फ्योल के द्वारा ये 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं। तो इस इंपॉर्टेंट कि आपको नाम याद हो, हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 14 प्रिंसिपल कौन कौन से, इनको ज़रूर मेमोराइज कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऑप्शन में 4 प्रिंसिपल दे दिए जाएंगे जिसमें से एक 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होगा। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा नहीं है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको 14 के 14 याद रहें कम से कम कि कौन से 14 प्रिंसिपल हैं। सो पहला है वो है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन है, फिर यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, एंड देन सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, फिर रेम्यूनरेशन है, फिर सेंट्रलाइजेशन है, स्केलर चेन है, ऑर्डर है, इक्विटी है, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल्स है, ठीक है, फिर है इनिशिएटिव्स, एंड देन है स्प्रेड द क्रॉप्स। अगर इन 14 प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो कौन सा प्रिंसिपल क्या बोलता है वो नहीं पूछा ज़्यादातर, बट हाउएवर एक सेफ साइड रहते हुए हम लोग उसको जान लेते हैं। सो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी काम है उसको लोगों की स्पेशलाइजेशन और उनके हिसाब से डिवाइड कर देना चाहिए सो दैट जो लोग जिस स्किल में कह सकते हैं कि जिनके पास जो स्किल है उसके हिसाब से उनको अगर काम देंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी एज वेल एज एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये बोलते हैं कि मैनेजर्स के पास अथॉरिटी रहनी चाहिए कि वो ऑर्डर्स दे सकें एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए सो दैट वो इंश्योर कर सकें कि टास्क कंप्लीट हुआ है। फिर डिसिप्लिन की बात की जाए तो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं वर्क प्लेस के लिए, वो सारे लोग उसको रिस्पेक्ट करें और उसके अंदर रहकर काम करें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। जब हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सबको एक ही सुपरवाइज़र से सारे ऑर्डर्स मिले सो दैट जितना भी कन्फ्यूजन है वो अवॉइड हो सके। अगर एक एम्प्लॉय दो सुपरवाइजर से अगर काम उसको मिल रहा है तो दिक्कत हो जाएगी कि वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि किसका काम पहले करना है किसका बाद में करना है, और हो सकता है दोनों का काम वो भूल जाए। सो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एम्प्लॉयज़ को क्या है, दे शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपरवाइजर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव वन गोल एंड वन प्लान टू गाइड देम, राइट। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं अपना वो रखना है आगे, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो सिर्फ अपना इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट देखेंगे तो उससे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहा है, वो सोच रहे कि सिर्फ हमें मिले, तो टीम वर्क भी नहीं करेंगे एज वेल एज वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखेंगे तो और अपने हिसाब से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है। इसलिए ये प्रिंसिपल बोलता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करना है। किसको प्रायोरिटाइज करना है? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल बोलता है कि एम्प्लॉयज़ को फेयरली कंपनसेट करना है उनके एफर्ट्स के लिए। सेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंट टू द एक्सटेंट विच डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड। जो भी डिसीजन मेकिंग है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एज वेल एज सिंगल पॉइंट पर है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर चेन का। स्केलर चेन बोल रहा है कि देयर शुड बी ए क्लियर चेन ऑफ कमांड, ऑलराइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोल रहा है कि जो मटेरियल और पीपल है उनको राइट टाइम पर राइट प्लेस पर अवेलेबल होना ज़रूरी है। इससे क्या होगा,
चीज़ें सही टाइम पर हो पाएंगी। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी बोलता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, उनको फेयरली ट्रीट करो, उनकी तरफ काइंड रहे मैनेजर, सो दैट एम्प्लॉयज़ को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ कुछ भी चीज़ अनफेयर हो रही है। ऑलराइट, मैनेजर्स को ऐसा नहीं करना कि जो उनकी जान पहचान का है उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बाकी के लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सो मैनेजर्स को क्या ध्यान में रखना है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली ट्रीट करें, इक्वली ट्रीट करें और एज वेल एज उनकी तरफ फेयर रहें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स। सो ये बोलता है, देखो एक बार क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सैलरी मिलने लगती है, सो अब उन्हें चाहिए होता है कि जो जॉब सिक्योरिटी है उनको वो भी मिले। जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी तरफ लॉयल रहने लगते हैं। वैसे अगर उनको डर लगा रहता है कि हमको किसी भी दिन नोटिस आ जाएगा और हमको निकाल देंगे जॉब से, तो उनके लिए ये हो जाता है कि फिर वो उतना अपना जो कह सकते हैं उतना अपना मेहनत नहीं लगाएंगे, ठीक है, उतना एफर्ट्स नहीं डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। वैसे अगर उनको जॉब सिक्योरिटी रहेगी सो दे विल इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब उनका फोकस उनके काम पर बढ़ गया है। उनका फोकस बढ़ गया है कि हमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना है, और इससे क्या होता है जो एम्प्लॉयज़ है उनकी लॉयल्टी भी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव का। सो जो मैनेजर्स हैं उनको इंकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो इनिशिएटिव्स लें, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है स्प्रेड द क्रॉप। स्प्रेड द क्रॉप क्या बोलता है कि जो टीम स्प्रिट है उसको प्रमोट करना, सो दैट हार्मनी बिल्टअप हो और जो एम्प्लॉयज़ है उनमें यूनिटी रहे। ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो टीम वर्क नहीं हो पाएगा। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टीम स्पिरिट को प्रमोट करें सो दैट हार्मनी बिल्टअप हो और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी रहे, ठीक है। तो ये सारे आपके 14 प्रिंसिपल्स थे। अब इनमें से कोई भी प्रिंसिपल समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जो मैनेजर्स को करना पड़ता है टू इंश्योर कि जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस है वो मिल पाए। अब यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस है, पहला आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, अब इन एडवांस आपको प्लान करके रखना पड़ता है कि कौन सा चीज़ कैसे करना है, क्या क्या हमारे गोल्स रहने वाले हैं, गोल्स को सेटअप करना, ये सब इन्वॉल्व होता है प्लानिंग के अंदर। सो द प्लानिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग गोल्स, डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज। एक बार आपने गोल्स डिफाइन कर ले कि क्या कैसे करना है, फिर आप क्या करेंगे, डेवलप करेंगे स्ट्रैटेजी, उसके बाद आउटलाइन करेंगे कि स्टेप्स की इन सारे गोल्स को कैसे अचीव करना है। इसमें इन्वॉल्व हो रहा है जैसे कि प्रेडिक्ट करना फ्यूचर ट्रेंड्स की, फ्यूचर में कैसा ट्रेंड आ सकता है, कैसे मार्केट अप एंड डाउन होंगे, किसकी वजह से हो सकता है, ये सब प्रेडिक्ट करके रखना है फ्यूचर ट्रेंड्स को, सो दैट आप उसकी बेसिस पर डिसीजन ले पाएँ अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली मीन्स कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको इस स्ट्रक्चर्ड वे में सेटअप करना है, कह सकते हैं अरेंज करना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर पाएँ। दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग रोल्स, delegating authorities and coordinating efforts. नेक्स्ट इज स्टाफिंग। जब हम स्टाफिंग की बात कर रहे होते हैं तो स्टाफिंग में अब आपको और आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, रिसोर्सेज थे उनको ऑर्गेनाइज कर लिया, अब जो आपने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो वर्कफोर्स चाहिए होगी। तो स्टाफिंग में यही होता है, उनको एक्वायर करना एज वेल एज, अब एक बार एक्वायर हो गई है वर्कफोर्स तो उसको रिटेन करके रखना ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि रिक्रूटिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई या डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको गाइड करना, मोटिवेट करना कि वो अपने काम को प्रॉपरली एफिशिएंटली काम करें। अब इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना उनको, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में तो उनको रिजॉल्व करना, उनको इंस्पायर करना टीम वर्क के लिए। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग में इट बेसिकली मीन्स मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, जो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को मीट आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो टास्क दिया गया था उसको प्रॉपरली उन्हें परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे कि जो स्टैंडर्ड्स उनको सेट कर देना पहले से, फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है उसको मेजर करना कि क्या सेटिंग जो स्टैंडर्ड सेट थे उनके साथ मैचअप हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर किसी तरह की डेविएशन आ रही है तो फिर उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेना। सो ये आपके हो गए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर है इनफॉर्मल। ऑलराइट, दो ही तरीके के होते हैं। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ वेल डिफाइंड सिस्टम, सब कुछ वेल डिफाइंड रहता है, एकदम स्ट्रक्चर्ड रहता है, जहाँ पे हर एक इंसान को अपने रोल्स पता है क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, किस हद तक अथॉरिटी है, और जो कम्युनिकेशन पाथ्स हैं वो क्लियरली आउटलाइन होते हैं कि किसको किस प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है, किसको कौन सा चैनल फॉलो करते हुए कम्युनिकेट करना है। अब
अगर बात की जाए लोअर लेवल मैनेजमेंट को, वो डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। दे हैड टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर कि पहले वो इन्फॉर्मेशन किसको बताएंगे, मिडिल लेवल में से किसी मैनेजर को बताई जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगी। ऐसे डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट वाले आगे लो लेवल मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे, वो क्या कहते हैं कम्युनिकेट होगी, ठीक है। पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर जाएगी, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट पर आएगी, ठीक है। सो देयर इज़ अ क्लियरली डिफाइंड कम्युनिकेशन पाथ्स। अब इसके कुछ कह सकते हैं फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्लियर हायरार्की रहती है, चेन ऑफ कमांड रहता है, एज वेल एज सबको अपने रोल्स पता है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है हर एक इंडिविजुअल की वो पता है, और रूल्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर कैसा है गवर्न करने के लिए, वो सब पता होता है। एज वेल एज ये भी पता होता है कि कम्युनिकेशन फ्लो कैसे करेगी थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। ये सारा किसका पार्ट हो गया, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच बात कर रहे थे तो जो एम्प्लॉयज़ थे अब उनकी आपस में जो नॉर्मल पर्सनल इंटरेक्शन हो रही है वो फॉर्म करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स दैट नेचुरली डेवलप अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, जो नेचुरली डेवलप हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पर्सनल इंटरेक्शन हुई, ठीक है, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ के कुछ फीचर्स देख लें तो अनऑफिशियल एंड अनस्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप रहते हैं, अभी अचानक से आ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई एक दूसरे से बात करने लगता है तो इस तरह से इनफॉर्मल नेटवर्क्स बनते हैं, जैसे फ्रेंडशिप्स हो गई, ठीक है। दिस कैन, अब ये इन्फ्लुएंस कर सकता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अगर कह सकते हैं कि अगर प्रॉपरली ऐसे फ्रेंड्स हो जाएगा तो जो उनका जो हायरार्की होगी ना वो उसमें दिक्कत हो सकती है। अगर जैसे लोअर लेवल मैनेजमेंट से कोई अगर मैनेजर का फ्रेंड है तो अगर वो काम नहीं करेगा तो मैनेजर क्या करेगा, अगर उसको ऐसे कर दे रहा है कि भाई दोस्त है जाने देते, तो उससे क्या होगा, जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपको ड्यूटी दी गई है, सो यू हैव अ ऑब्लिगेशन कि आपको जो भी टास्क दिया उसको आपको कंप्लीटली क्या कर सकते हो, उसको कंप्लीट करना है, फिर अचीव करना है। ऑलराइट, द ड्यूटी और द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ टास्क और टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। अगर आपको कुछ काम दिया है तो आपकी ड्यूटी है, कह सकते हैं ऑब्लिगेशन है कि आपको उसको कंप्लीट करना ही है। व्हेन समवन इज असाइंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर अकाउंटेबल फॉर फुलफिलिंग इट। ऑलराइट, ये हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो अथॉरिटी बेसिकली मतलब पावर, ठीक है। अथॉरिटी मतलब पावर है किसी के पास टू मेक डिसीजन, ऑलराइट, और कमांड रिसोर्सेज की कौन सी चीज़ कैसे होगी उसमें डायरेक्ट करना, ये किसका पार्ट हो गया, अथॉरिटी हो गया, ठीक है। सो इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ऑलराइट, सो हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। अब मोटिवेशन एंड लीडरशिप में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे पहले तो ये थ्योरी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मास्लो की थ्योरी, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट करते हैं, अब ये दिए मास्लो थ्योरी दी है अब्राहम मास्लो ने। ये थ्योरी बोलती है कि ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन अ हायरार्की, जो ह्यूमन नीड्स हैं वो एक हायरार्की में अरेंज्ड हैं, एंड पीपल आर मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई देम इन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू द हायर लेवल साइकोलॉजिकल नीड्स। अब यहाँ पर ये कैसे फ्लो करती हैं, ठीक है। ये वैसे फ्लो करती है, सबसे पहले इनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जिसमें फूड वाटर शेल्टर ये सब आ जाता है। फिर सेफ्टी नीड्स, एक बार फूड वाटर शेल्टर सब मिल रहा है तब उनको सेफ्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अब एक बार वो मिल जाती है तो दे वांट टू फील कि वो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए, तो इट कम्स अंडर सोशल नीड्स। फिर एस्टीम नीड की बात करी जाए, जैसे कि वो चाहते हैं कि उनको रिकग्निशन मिले, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, ये सब किसके अंदर आ गया, एस्टीम नीड्स के अंदर आ गया। फिर लास्ट में आपका जो आता है वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनको पर्सनल ग्रोथ भी मिले, ठीक है। सो ये हायरार्की फॉलो होती है, ये किसका पार्ट है, ये आपकी है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में मास्लो की थ्योरी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका पार्ट है। अब मोटिवेशन देखो दोनों तरह की हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो कैसे उसको लेता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको इंटरनल ड्राइव होता है, ठीक है, तो काम करते हैं, उनको इंटरनल अगर मोटिवेशन होती है तो वो काम करने लगते हैं। पर किसी किसी लोगों को चाहिए होता है कि कोई उनको आगे पुश करे तब वो काम करेंगे, या कोई उनके ऊपर 24 घंटे नज़र रखे तब वो काम करेंगे प्रेशर में आके। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल।
और फिर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट उसी के हिसाब से काम करती है. सो इन मैनेजमेंट मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ इज अ क्रिटिकल टू इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑलराइट, अब हम लीडरशिप देखेंगे. तो लीडरशिप इज बेसिकली एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड डायरेक्ट पीपल टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. ऑलराइट, सो यहाँ पर जब हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप का बेसिकली मतलब क्या है कि यू हैव द एबिलिटी कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आप लोगों को अगर इन्फ्लुएंस मतलब उनको बता सकते हैं कि और वो आपकी बात भी मान रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ अ लीडरशिप. अब लीडरशिप थ्योरी में भी आपका पहला थ्योरी आपका है बिहेवियरल थ्योरी. बिहेवियरल थ्योरी बोलता है फोकस ऑन द बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ द लीडर रेदर देन देयर इनिशिएट ट्रेट्स. अब यहाँ पे इफेक्टिव लीडरशिप इज लर्न थ्रू द बिहेवियर. अब यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल्स में क्या क्या है. पहला आपका ऑटोक्रेटिक, जिसमें लीडर क्या है सारे डिसीजंस लेता है, अपने हिसाब से डिसीजंस बनाता है विदाउट कंसल्टिंग अदर्स. ये दूसरों से नहीं कंसल्ट करेगा. ठीक है, इस तरह की लीडरशिप स्टाइल में. दूसरी आपकी डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लीडर अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज लीजर इज लाइजेज फेयर. तो इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो लीडर है इट प्रोवाइड्स मिनिमल सुपरविजन एंड अलाउस एम्प्लॉयज़ टू मेक डिसीजन. वहाँ पे लीडर कम एकदम एकदम उनका मिनिमम सुपरविजन रहता है, वेयर एज एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा वो दिया जाता है कि वो डिसीजन ले. ठीक है, सो ऑटोक्रेटिक में सिंगल हो गया. ठीक है, फिर दूसरे वाले में आपका ये कि एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन में. और लास्ट वाले में जो लीडर है उसकी एकदम कम मिनिमल सुपरविजन रहेगी एंड इट अलाउस एम्प्लॉयज़ टू मेक डिसीजन. ठीक है, अब ये तीनों टाइप की लीडरशिप्स हो गई. अब इनमें से देखो डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक क्या होती है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट अगर बात की जाए ट्रांसफॉर्मर लीडरशिप की, तो ट्रांसफॉर्मर लीडरशिप में क्या होती है, लीडर जो होता है वो अपना करिश्मा यूज़ करता है, बेसिकली लोगों को मोटिवेट करता है बाय क्रिएटिंग विजन, इंकरेजिंग इनोवेशन, फॉस्टरिंग एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड एंथुसियाज्म. लोगों को खुद लग रहा है कि उनको काम करना चाहिए, वो उन लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं लीडर से काम करने के लिए. सो दिस गो बियॉन्ड मैनेजिंग टास्क एंड फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. अब इसके की एट्रीब्यूट्स हैं कि इट्स इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, किसी को देख के उसका विजन को देख के आप इंस्पायर हो रहे हैं. ठीक है, देन लीडर को एज अ रोल मॉडल एक्ट कर रहा है वो जो लीडर है. सो लोगों को लग रहा है ये हमारा रोल मॉडल, हमें इसकी तरह काम करना है. ठीक है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर लीडरशिप. इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे क्या हैं, इसके की एट्रीब्यूट्स हैं. एंड इट ऑल्सो इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन, पेज अटेंशन टू द नीड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द अथॉरिटीज़. तो हर एक जो लीडर है, हर एक इंडिविजुअल जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, उनकी नीड्स क्या है उसको देखा जा रहा है. तो ट्रांसफॉर्मर लीडरशिप बेसिकली यहाँ पर एक लीडर होता है जो इंस्पायर कर रहा है, नॉट बाय गिविंग काइंड ऑफ अवार्ड्स और ये सब, बल्कि उनको उनकी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है. ठीक है, और उनको जो है उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है उसमें, और ये किसके थ्रू किया जाता है, बाय क्रिएटिंग अ विजन. ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी की, तो ये थ्योरी बोलती है कि इट फोकस ऑन द एक्सचेंज बिटवीन द लीडर्स एंड फॉलोअर्स. अब लीडर्स प्रोवाइड करता है अवार्ड्स, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको अवार्ड दिया जा रहा है, वेरस अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिल रही है ऑन द बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस. दिक्कत यहाँ पे ये आ जा रही है कि यहाँ पर देखो जो भी है यहाँ पर रिवॉर्ड्स और किसकी बात हो रही है, पनिशमेंट की बात हो रही है. वेरस ट्रांसफॉर्मल में, एक सेकेंड, वेरस ट्रांसफॉर्मल में बात की जा रही थी किसकी, यहाँ पे इंस्पायर कर रहा था लीडर और मोटिवेट कर रहा था एम्प्लॉयज़ को बाय क्रिएटिंग अ विजन. यहाँ पे कोई रिवॉर्ड की बात नहीं हो रही थी. वेरस जब हम ट्रांजैक्शनल की बात करें तो यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात हो रही है. ठीक है, अब इसकी की कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो यहाँ पे कंटिजेंट रिवॉर्ड्स रहते हैं, रिवॉर्ड या फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं अगर उन लोगों ने अपनी ऑब्जेक्ट को मीट आउट कर लिया. ठीक है, तो ये सब हो गए. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है. ठीक है, जैसे आपको बता दिया, जैसे ये वाली डेफिनेशन दे दी गई है. ठीक है, कि अवार्ड्स एंड पनिशमेंट मिल रहे हैं, तो ये किस टाइप की लीडरशिप के अंदर, तो ये आता है ट्रांजैक्शनल के अंदर. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. अब ये तीनों लीडरशिप स्टाइल्स इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाली थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल वाली, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मल एज वेल एज ट्रांजैक्शनल. अब हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली इसका मतलब होता है रिफर्स टू सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस बाय विच कंपनी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड. और यहाँ पे वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूड होते हैं, तो इट इन्वॉल्व कि उन सबके इंटरेस्ट और उन सबको बैलेंस करके चलना. ठीक है, इंटरेस्ट को किस किस के, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, शेयर होल्डर्स को, मैनेजमेंट को,
कस्टमर्स को एज वेल एज सप्लाई, सब। अब कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं किसके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, कौन कौन से हो गए। सबसे पहला हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ये बोर्ड होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओवरसीइंग द मैनेजमेंट एंड इंश्योरिंग कि कंपनीज की जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है उसको बरकरार रखा जा सके, ठीक है, कंपनी लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाए। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, इस कंपोज ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस। यहाँ पे दोनों तरह के होते हैं, बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं और जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो भी होते हैं, सारे होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे हो गए एलिमेंट्स। अब मेन एलिमेंट्स में, अब एलिमेंट में आ रहा है आपका अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करके रखती है कि जो मैनेजमेंट है वो अकाउंटेबल है बोर्ड की तरफ एज वेल एज शेयर होल्डर्स की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अ मैकेनिज्म इन अ प्लेस टू इंश्योर दैट कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट। एक बेसिकली जो भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेट है और ट्रांसपेरेंट है, कुछ ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो रही है या फिर रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसको इंश्योर करके रखता है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली कोई भी ऐसा डिसीजन ना हो जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स का जो कह सकते हैं शेयर होल्डर का ट्रस्ट डगमगाए। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो शेयर होल्डर को बताओ एज वेल एज पब्लिक को बताओ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसकी वजह से तुम्हारा जो तुमने जो इंटरेस्ट दिखाया था, जैसे शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है तो ही वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी है, क्या कंपनी ऐसा तो नहीं आगे जाकर डूब जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, तो दे वांटेड टू नो एवरीथिंग। तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना इन डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सो दैट एक ट्रस्ट बिल्टअप हो किसके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ एज वेल एज पब्लिक के साथ बेसिकली। नेक्स्ट इज फेयरनेस। ट्रीटिंग ऑल द स्टेक होल्डर इक्विटेबली इज क्रूशल। हर एक जो भी शेयर होल्डर्स हैं, सॉरी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको प्रॉपरली ट्रीट करना इक्वल। कोई भी ऐसा कोई ग्रुपिज्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और किसी को भी अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए या फिर डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करता है कि जो कंपनीज वो प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रही हैं विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। ऐसा तो नहीं है कोई भी अनएथिकल काम ना हो, सारा जो भी काम हो रहा है वो एक एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर हो रहा है एज वेल एज रिस्पेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स की बात करें तो एथिक्स क्या होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो हम वो ना करें, जो अगर चीज़ सही है उसको ही करें, कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। तो बिजनेस एथिक्स भी बेसिकली वही मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बिजनेस वर्ल्ड को गाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ गलत ना हो, जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हो रही है वहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो कि गलत हो रही है। सो ये बिजनेस एथिक्स ही होते हैं जो कि इंश्योर करके रखते हैं कि कोई भी चीज़ कोई भी गलत प्रैक्टिस नहीं हो रही हो बिजनेस में, एज वेल एज कंपनी एक फेयर वे में ऑपरेट कर रही हो और बेनिफिशियल हो सोसाइटी के लिए। अब यहाँ पे की एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहला है इंटीग्रिटी। सो दे आर एक्टिंग ऑनेस्टली विद द ऑल द बिजनेस डीलिंग्स, किसी भी तरह फ्रॉड वगैरह नहीं करना, ठीक है, ये सब इंटीग्रिटी के अंदर आ जाता है। फिर फेयरनेस की बात की जाए तो वो हर एक स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली जो है बराबर ट्रीट करना, जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह उनके किसी के साथ अनफेयर नहीं रहना, और जो कंपटीशन हो रही है उसको उसमें फेयरनेस मेंटेन करना, कोई भी गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना होना जिसकी वजह से मार्केट में दिक्कत हो या फिर कंपटीशन अनफेयर हो, ठीक है, ये फेयरनेस के अंदर आ गया। फिर ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए तो जो भी इन्फॉर्मेशन है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करो, अगर कंपनी के रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो और सामने वाले को जानना ज़रूरी है तो उसको मेंटेन करके रखो, ट्रांसपेरेंसी कि लोगों को पता रहे कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर। जितना हो सके उतना अनएथिकल बिहेवियर को अवॉइड करें, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह हो रही है तो। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो हर एक जो कंपनी है वो एक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, हर एक बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है। सो दे ऑल्सो हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स और सोसाइटी। हर एक इंसान हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी काम करें क्योंकि वो भी एक पार्ट है सोसाइटी का। सो द कंपनीज मस्ट एक्ट इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। सो कंपनी को एक्ट करना इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर सो दैट वो अपना प्रॉफिट के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि किसी भी तरह से वो जो हमारी कम्युनिटी है, सोसाइटी उसको हार्म ना करे। जितना हो सके अगर वो कुछ अगर नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको हार्म ना करें।
बट दे हैव टू मेक श्योर कि वो जो कम्युनिटी है उसको एटलीस्ट कुछ तो दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ फेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसे कि अगर कह सकते हैं जैसे अनडेवलप्ड एरिया में अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बन रही है तो उससे आसपास के लोगों को भी क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, दे आर ऑल्सो गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो कर सकते हैं, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस एज वेल एज फेयर वेजेस उनको दे रहे हैं और सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल प्रोसीजर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहे हैं। और जो सबसे बड़े एथिक्स की बात की जाए तो बिजनेस एथिक्स की, तो उनको प्रॉपरली लॉ के अंदर कंपनी को कंपनी को सारे भी जितने भी लॉज हैं उसके साथ कंप्लाइंस करना है। इसलिए जो भी जितने भी रेलेवेंट लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, कंपनी को उनके अंदर रह के काम करना है, कुछ ऐसा नहीं करना है जो कि गलत हो, ठीक है। लॉज उसको वो कर रहे हो कि लॉज के अंदर नहीं है, वो लॉज के बाहर रह के काम करें, ऐसा नहीं करना है उनको, ठीक है। दे हैव टू फॉलो ऑल द लॉज, लेबर लॉ हो चाहे तो इन्वायरमेंटल लॉ हो, इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाना, या फिर जो भी इन्वायरमेंट लॉ में दे रखा है उसके बाहर काम नहीं करना है। तो इन्वायरमेंट के लॉ को भी ध्यान रखते हुए एज वेल एज जो भी अदर लॉज हैं उनको भी ध्यान रखते हुए काम करें, ठीक है। सो ये बिजनेस एथिक्स आ गए। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज वेल एज बिजनेस एथिक्स। इंटरकनेक्शन की बात की जाए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स दे आर क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क कि कैसे कंपनी ऑपरेट करे, वेयरएज बिजनेस एथिक्स बताता है कि ना कि कंपनी को किस मॉरल बाउंड्रीज़ के अंदर काम रह के काम करना है, किस तरह से एथिकल बाउंड्रीज़ के अंदर रह के काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम CSR की बात करें तो CSR के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। वैसे CSR की बात की जाए तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, हर एक जो कंपनी है या कह सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी की तरफ करें, ठीक है। तो यहाँ पर CSR क्या है, कंपनी सेक्टर अगर आपने पढ़ा होगा 2013, वो बोलता है कि CSR कुछ कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी है, दे हैड टू प्रोवाइड फॉर द सोसाइटी, ठीक है। उनको 2% अपने जो भी नेट प्रॉफिट है उसका देना पड़ता है सोसाइटी को, अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो वो सारी डिटेल वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अब मैं इन शॉर्ट बता दूँ तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बिजनेस क्योंकि सोसाइटी का पार्ट है, दे ऑल्सो हैव टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। तो CSR एक्टिविटीज़ वही एक्टिविटीज़ होते हैं, कह सकते हैं कि CSR वही होता है कि जो कंपनीज हैं दे आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन अ वे कि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। उनको सिर्फ इसलिए काम नहीं करना है कि वो अपना प्रॉफिट कमा सके, वैसे उनको ये भी देखना है कि कुछ चैरिटेबल वर्क करें एज वेल एज एनवायरनमेंट का ध्यान रखें और एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस को वो करें। और एथिकल लीडरशिप की बात की जाए तो इसमें क्या है, जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वही होती है जिसको जो कि एथिकल लीडरशिप को एम्फसाइज करे, ठीक है। एंड द कंपनी लीडरशिप सेट्स द टोन फॉर एथिकल बिहेवियर, सारा एथिकल बिहेवियर हो बेसिकली, कुछ भी किसी के साथ गलत ना हो, इन शॉर्ट अगर आप बोलें तो, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स के। सबसे पहला है रेपुटेशन एंड ट्रस्ट। अगर बिजनेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपर है, ठीक है, सब लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं, और लोग जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर रह के काम कर रहे हैं, एथिक्स के अंदर रह के काम कर रही हैं कंपनीज, तो उससे क्या होगा, उनकी रेपुटेशन अच्छी होगी सोसाइटी में, एज वेल एज लोगों को ट्रस्ट होगा ऐसी कंपनीज पर। इससे क्या होगा, दे विल गेन द ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स का उनको ट्रस्ट मिलेगा, तो उन लोगों को लगेगा हाँ ये कंपनी अच्छी है, वी कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, ठीक है। अगर उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी तो अगर जो लोग नहीं जानते होंगे उनको भी पता चलेगा कि हाँ ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है एंड दे आर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी, और वो लोग उनका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली ऐसी कंपनीज पर बढ़ेगा। तो ये पहला बेनिफिट हो गया। फिर दूसरा है लॉन्ग टर्म सक्सेस, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करी है तो उसका जो सर्वाइवल पीरियड है ना वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन। अगर कोई कंपनी गलत प्रैक्टिस यूज़ करके सर्वाइव नहीं कर रही है तो उससे उनका ही फ़ायदा होगा, उनके जो लीगल इश्यूज होंगे वो कम हो जाएंगे, जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस या फिर इलीगल बिजनेस प्रैक्टिस की वजह से हो सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय मॉरल। अगर कंपनीज एथिकली काम करेंगी तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हमारी कंपनी किसी भी तरह का गलत काम नहीं करती है, हमारी कंपनी बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है। उससे एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयज़ का मॉरल भी बढ़ेगा, उनको भी लगेगा कि हम बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और कंपनी वाले एम्प्लॉयज़ ऐसा नहीं सोचेंगे कि उनको कंपनी छोड़ देना, दे विल थिंक कि अब उनको इस कंपनी में रहना कैसे है, ठीक है, अपना अच्छे से अच्छा
एफर्ट्स डालें सो दैट वो कंपनी में रिटेन हो रहे हैं, वो खुद से ही ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ अच्छे से कह सकते हैं लॉयल रहेंगे, एज वेल एज उनकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे किसके, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स के। अब बिजनेस एथिक्स में भी देखो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बिजनेस एथिक्स होते क्या हैं ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, CSR के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं, लास्ट टाइम भी आया था CSR के ऊपर क्वेश्चन। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको मार्क करवा दे रही हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे प्रिंसिपल के बारे में बताया था, तो 14 प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और अथॉरिटी क्या होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है क्या। अब लीड मोटिवेशन थ्योरीज तो सारी इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगी, क्योंकि हर एक में से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, जैसे लीडरशिप में तो खैर ये इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल थ्योरी का, लीडरशिप स्टाइल्स और ट्रांसफॉर्मल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, इनके बारे के बीच का डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो खास उतना कुछ है नहीं। बिजनेस एथिक्स ज़रूर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिजनेस एथिक्स होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, तो इनका क्या है कि ये आपको पता होना चाहिए। एंड CSR इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना ही है जो इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आगे मैं बाकी के जो बच्चे कुचे हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी। बाकी किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं इसको रिजॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी।